आज का व्याख्यान का विषय रेयर मैन्युस्क्रिप्ट की संस्कृति। अभी जब हम ये कहते हैं कि रेयर मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, रेयर के दो तीन अर्थ है। रेयर है दुर्लभ है, जो मिलने में मुश्किल है, ऐसा भी हो सकता है। रेयर मैन्युस्क्रिप्ट ऐसी है जो अपने लेखक के खुद हस्तलिख में लिखी हुई, ये भी रेयर हो सकती है। बहुत पुराने मैन्युस्क्रिप्ट वो भी रेयर हो सकती है, अलग विषय पे होती है, वो भी रेयर हो सकती है। ये यानी दुर्लभ, मिलने को जो Recording in progress. ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट बहुत सारे सब संग्रह में पड़ी है। और आप सबको मालूम है, हमारे जो राजा थे, राजा महाराजा थे, उनके दरबार में कवि थे, और कवि का यही काम था कि काव्य रचना करो, नाटक रचो, कुछ भी करो, और किए हुए काव्य के ऊपर टीका भी लिखो। एक बात बताओ, महाराजा मानसिंह नाम के जोधपुर के राजा थे, और 1805 में उन्होंने मानसिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र का निर्माण किया। जोधपुर में अभी मेहरनगढ़ फोर्ट है, किले का नाम मेहरनगढ़ कब है। तो उन्होंने क्या किया, वो आयसनाथ नाम के नाथ योगी के अनुग्रही थे, तो उन्होंने नाथ संप्रदाय के लोगों को वहां बसाया और उनसे नाथ संप्रदाय के किताबें लिखवाई। वो महाराजा मानसिंह ने क्या किया, मुंडक उपनिषद पर एक टीका लिखी। कैसी टीका है, हम लिखते वैसी नहीं है। वो मुंडक उपनिषद इंटरप्रिटेड फ्रॉम द फिलोसॉफी ऑफ नाथ संप्रदाय। अलग हो गया, रेयर हो गया। मगर आज बहुत सारे संस्कृत के लोगों को मालूम ही नहीं है कि योग का, नाथ योग की बहुत सारी हस्तलिखित ग्रंथ वहां जोधपुर में पढ़े। मैं 3 बार वहां जाके आया, उनके जेरोक्स ले ली, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट की लिस्ट तैयार की, वहां से जेरोक्स भी ले आया। मगर उसके बाद काम कौन करने वाला है, और इतनी बड़ी महत्व की उसकी कंट्रीब्यूशन है महाराज की। उसने खुद में संस्कृत कमेंट्री ली, राजस्थानी, हिंदी और ब्रज में उसने वो भी लिखे, नाथ के ऊपर ग्रंथ लिखे। उनके जो दरबारी कवि थे उनको बोला नाथ संप्रदाय के ग्रंथों के ऊपर टीका लिखो। तो उनका बहुत महत्व का ग्रंथ विवेक मार्तंड है, उसके ऊपर 3 टीकाएं हुई है। मरीचि नाम की एक है, उनके सब राजा कवि थे, वहां के राजा दरबार के कवि यानी विद्वान सब। तो ऐसा राजा था। हमारे यहाँ बड़ौदा में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थे, वो रहते थे बड़ौदा में। हम हमारे यहाँ नजदीक में अनहिलवाड़ पाटन नाम की जगह है नॉर्थ गुजरात में, हेमचंद्राचार्य का पाटन भंडार है ना, वहाँ। वो सयाजीराव ने अपने कई लेखक, इनका कहना स्क्राइब लहिया, वहां जाके दुर्लभ मैन्युस्क्रिप्ट की ट्रांसक्रिप्ट करवा के बड़ौदा ले आए। कि हमें कैसे खबर पड़ी, तो हर एक पोथी के पीछे लास्ट में कोलोहन के बाद पोस्ट कोलोहन श्रीमन सयाजीराव पे आत्मीया इदम लिखितम ऐसे श्लोक लिखे हुए। इससे मतलब ये है कि वहां जो रेयर मैन्युस्क्रिप्ट थी वो उन्होंने हमारे यहाँ ले आई। और सबसे बड़ी रेयर मैन्युस्क्रिप्ट मराठी है, वैजनाथ कलादेवी नाम की मैन्युस्क्रिप्ट है, एकम एवं मराठी मैन्युस्क्रिप्ट है जो पामलीफ के ऊपर लिखी है, और वो जैसलमेर में है। उसके जैसलमेर के वो पामलीफ मैन्युस्क्रिप्ट हमने माइक्रोफिल्म निगेटिव ले आए, बड़ौदा में अभी भी है, 64 पेजेस, 64 शीट्स। उसका महत्व ये है कि ओल्ड गुजराती, ओल्ड मराठी, सौरसेनी, मारवाड़ी, ये जो ये बेल्ट है भाषा का, उसमें लिखा वो ग्रंथ है। और किसके ऊपर है, कला के ऊपर है, आर्ट्स। अभी वो ग्रंथ अभी छपा नहीं है, क्योंकि उसमें ओल्ड गुजराती जानने वाला चाहिए, ओल्ड मराठी जानने वाला चाहिए, मारवाड़ी जानने वाला चाहिए, और ब्रजभाषा वाले निकाला चाहिए, या सौरसेनी। दूसरा एक ग्रंथ ऐसा है, संदेश रासतो, अब्दुल रहमान नाम का एक मुल्तान वाले, मुल्तान आजकल पाकिस्तान में, जिसको मूल स्थान बोलते थे, वहां से वो आदमी यहाँ आया खंबात में, गुजरात में काम करने के लिए। उसकी पत्नी ने एक मैसेंजर, समझो मेघदूत जैसा, उसको बोला मेरा पति वहां काम करे, वहां तू जा। अभी इतना सा छोटा संदेश है, उसमें कितना मालूम है, लैंग्वेज मराठी, गुजराती, ओल्ड हिंदी शब्द है इसमें। वहां से कैसे आना उसका डिस्क्रिप्शन है, कैसे जाना उसका डिस्क्रिप्शन है, मेरा पति वहां क्या करता है, यानी सोशियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन,
लिटररी इंफॉर्मेशन, लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन कितनी मिल गई? एक रासक है, रासक के प्रकार है। गुजरात की जो रास खेलते हैं ना, वैसा रासक के प्रकार है, वाङ्मय का प्रकार है। अपभ्रंश में बहुत सारे रास है, ये एक है। ये कितने लोगों को मालूम है? बहुत कम है। और इसलिए और हमारे यहाँ एक ग्रंथ है स्वर्ण रौप्यादि सिद्धि। देखिए स्वर्ण रौप्यादि सिद्धि यानी बेस मेटल, खराब मेटल, तीसरे दर्जे का जो धातु होता है उसके ऊपर संस्कार करके उसको सोने में या चांदी में परिवर्तन करता है। ठीक है, स्वर्ण रौप्यादि सिद्धि, सिद्धि यानी सिद्धि। ये ग्रंथ संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में। अभी कल भट्ट साहब ने बोला कि संस्कृत के आदमी को प्राकृत भी आना चाहिए, इसके लिए आना चाहिए। समझ में आई बात? कि संस्कृत प्राकृत एक साथ जाते थे, जाते रहे। और संस्कृत वाले हमें प्राकृत पढ़ाया नहीं था। मैं एमए में अर्धमागरी स्पेशल सब्जेक्ट लिया बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, अभी वो भी निकल गया। मेरा एमए संस्कृत अर्धमागरी में, क्योंकि क्या है जैन लोगों की सब ग्रंथ अर्धमागरी प्राकृत में है। अर्धमागरी वन ऑफ द प्राकृत, पैशाची, पाली, सब प्राकृत है। मगर उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, ऐसे ग्रंथ है लीलावती कहा, लीलावती की कहानी है। एक मयण पराजय चर्यु नाम का जैन ग्रंथ है, वो अपभ्रंश में लिखा है। उसका महत्व यह है कि जैन फिलॉसफी के हिसाब से मदन राजा पड़ा, मदन का वीर महावीर ने कैसा पराजय किया उसको उसमें लिखा है। चंदो दोहावर सब है। कितने लोगों को ये मालूम है? सिर्फ जैन लोग जानते हैं। संस्कृत वाले कितने लोग ये मयण पराजय चर्यु ये ग्रंथ जानते हैं? उसका मैंने 71 में इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। कितने साल हो गए देखो। मगर संस्कृत में प्राकृत आजकल तो पढ़ाते नहीं है, सिर्फ नाम है डिपार्टमेंट संस्कृत पाली प्राकृत, पढ़ाते तो संस्कृत ही है। बड़ौदा में 2 साल में एमए में प्राकृत पढ़ा है, 83, 84, 82, 83, 83, 84। बाद में वो सब्जेक्ट ही बंद कर दिया क्योंकि टीचर ही नहीं मिले। अभी जहाँ टीचर नहीं मिले वहाँ सब्जेक्ट कैसा चलेगा? वही प्रॉब्लम हमारे यहाँ आया है। हमारी स्टैंडिंग क्या है? टीचर के स्टूडेंट की मैनेज की पढ़ाई करने के लिए स्टैंडिंग यानी आप कितने पानी में हो पहचान जाओ, कितना आपको आता है, कितना आपको आता है ऐसा लगता है, यानी स्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो जब तक मैन्युस्क्रिप्ट क्या है समझ नहीं पड़ती तब तक हम उसके पास जाते नहीं है। जाने से फायदा होता नहीं है। जाने का रास्ता बताने वाला टीचर होना चाहिए। अगर टीचर ही जानता नहीं होगा कैसे जाना है, तो अभी डॉक्टर अरिंदर दास जी ने मुझे बुलाया था, 3 दिन का उन्होंने नेशनल सेमिनार रखा था। 7 फरवरी 2003 इस दिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मैन्युस्क्रिप्ट मिशन की स्थापना की। तो 20 वर्ष में स्थापना दिवस मनाया गया नहीं था, इसलिए डॉक्टर दास ने मुझे कीनोट एड्रेस देने के वहां बुलाया। तो 5 से 12 फरवरी मैं दिल्ली में था। वहां यही बात नहीं थी कि दशा और दिशा, नमामि की दशा और दिशा क्या है। बहुत सारे लोगों ने यही बोला कि हमें मालूम ही नहीं मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी क्या है, और उसमें एक ऐसी टीचर भी निकली। आई कांग्रेचुलेट हर, आई डोंट गिव हर नेम। वो बोले हमारे टीचर ही जानते हैं तो हम कैसे करेंगे? हम 3 बार कोर्स किए। अभी भी कई लोग हैं यहाँ इसमें है कई लोग सिर्फ वो अटेंड करते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। यहाँ का सर्टिफिकेट वहां का है लोग। मगर वो लड़की वही बोली टीचर हो गई कि हम सिर्फ पढ़ते हैं मगर प्रैक्टिकल क्या है? आज उत्तम सिंह जी ने आपसे प्रैक्टिकल करवा दिया, कैसे पढ़ते क्या है? ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट ले प्रैक्टिकल कितने यूनिवर्सिटी में होता है बताइए? वही हमारा प्रॉब्लम है। इसलिए जब हम मैन्युस्क्रिप्ट की बात करते हैं तब हमारी स्टैंडिंग कितने, हमें कितना आता है, हमारे टीचर को कितना आता है और कैसा ढूंढना, उसकी दृष्टि चाहिए। देखो अंग्रेजी में कायम बोलता हूँ, एवरी मैन हैज आईज बट वेरी फ्यू हैव विजन। हम सबको आंखें हैं मगर दृष्टि कितने लोगों में है? वो देखने की दृष्टि कितनी होनी चाहिए? और जब आप उसमें डेडिकेशन से काम करोगे तो ही दृष्टि आ जाएगी। ठीक है? तो मैन्युस्क्रिप्ट की पढ़ाई के लिए आपको अपना इंटरेस्ट जागरूक करना चाहिए और जागरूक करने वाला भी आपके साथ होना चाहिए। वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस और कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं लोग। तो बहुत सराहनीय कार्य है।
इससे धीरे धीरे टीचरों में भी जागृति आ जाएगी और हमें देखना है, आत्म परीक्षण करना है, हमें मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी कितना आता है और कितना हम कर सकते हैं और बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। सौराष्ट्र जनता ठीक है, एक्सप्रेस। तो ये करने के लिए हमारी भी Is तैयारी होनी चाहिए, expected to arrive मेंटल, on फिजिकल, Nathapura इंटेलेक्चुअल। एक उदाहरण Lane देता हूँ, at सब लोगों ने 3:08 शाकुंतल पढ़ा है, p.m. चौथे अध्याय में, अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम अलूनम कररोहि, अनाविद्धम रक्तम मधुच अनास्वादित रसम, अखंडम पुण्यानाम फलमम यतद रूपम अनघम, नजारे भोक्तारम कम यह समुपस्थास्यति विधि। ऐसा एक पाठ है। और किम यह समुपस्थास्यति विधि। अभी जो संस्कृत जानता है उसको कम और किम का अर्थ समझना चाहिए। ठीक है, मूर्ख हस्ते न दातव्य पुस्तक है कि मूर्ख हस्ते न दातव्यम। ये जब तक आपकी व्याकरण की तैयारी नहीं है तब तो क्या करोगे। अभी आप कम यह, कम भोक्तारम, यानी वो गया इसके पास, दुष्यंत के पास, किम इज क्वेश्चन, ऐसा कोई मिलेगा इसका भोग लेने वाला। अर्थ बदल गया कम और किम में। ये कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों के दिमाग में, अरे कम क्या है, क्यों एक ही है। ऐसा नहीं होता है। तो सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, सूक्ष्मेक्षिका जिसे बोलते हैं ना, सूक्ष्मेक्षिका पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य, सूक्ष्मेक्षिका द्रष्टव्य। इतनी सूक्ष्म बुद्धि व्याकरण के अध्ययन से ही आती है। अगर आपका व्याकरण अच्छा है, छंदस शास्त्र का ज्ञान है, तो आप इसमें जा सकते हैं। और एक बात सुन लीजिए, वैयाकरण के साथ वाणी बोलती है। अगर आपका व्याकरण अच्छा होगा, कौन सा भी ग्रंथ आपको लग जाएगा, आप उकल सकते हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि व्याकरण है। और व्याकरण का महत्व इतना है कि अभी अगले दो मैं आपको नाम बताऊं, हमने व्याकरण के ऊपर सब साहित्य रचा है। और हमारे जो पुराने कवि थे ना, पुराने जमाने शास्त्र पद्धति थी, वहां आज के इंटरमीडिएट आर्ट्स तक संस्कृत व्याकरण कंपलसरी था। इसलिए हमारे जो पूर्वज कवि थे ना, उनके व्याकरण के प्रमाण बहुत कम है। देखा आपने, माघ वगैरह में देखो, व्याकरण के प्रमाण बहुत कम है, क्योंकि व्याकरण पक्का था उनका। हमारे आजकल व्याकरण का ही प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, हमें यहाँ एक विद्या विनय न शोभते ऐसा बोलते थे पहले जमाने, सच था। अभी क्या है, विद्या विनय न शोभते। थोड़ा सा ज्ञान हो गया, स्वल्प ज्ञान तो उसका है ना, भरतुरी करता है। गजब मदान दास, तुम्हारे बहुत सारे, मुझे तो एक पुथी मिलके मैं ज्ञान आ गया। ऐसी हमारी वृत्ति। आत्म परीक्षण करो, आत्म परीक्षण से दोनों ने करना है, टीचर ने भी करना है, स्टूडेंट ने भी करना है, और साथ साथ काम करना है। यहाँ हमारा प्रॉब्लम है। इसलिए अभी अगले दो में रेयर मैन्युस्क्रिप्ट मैं एक करने वाला हूँ, आपको मैं नाम देने वाला हूँ, कहाँ पोथी मिलते बताने वाला नहीं हूँ। उतनी तो मेहनत करो तुम। परसों एक लड़के ने पूछा कैसे जा, आपको समुद्र के किनारे जाना, डुबकी मारनी नहीं है, तो वहां जाके देखो, मैं नाम बताऊं, अभी मेरे पास सब नाम है। पहला अभय भूपति नाम का कवि था, अभय भूपति। उसने पदखंडन नाम का ग्रंथ लिखा है, मैन्युस्क्रिप्ट है, अभी प्रकाशित हुई नहीं है। पदखंडन यानी व्याकरण के जो पद है, कर्ता, कर्म, क्रिया, ये जो पद है, टेक्निकल टर्म जिसमें पारिभाषिक, उसके ऊपर ग्रंथ है। अभी तक प्रकाशित हुआ नहीं है। कहाँ है मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप ढूंढ लो। ऐसा दूसरा शब्द है व्याकरण खंड। एक आदमी तो इतना चढ़ गया, जिस व्याकरण के आधार के ऊपर तुम इतने विद्वान बने, उसी व्याकरण के दोष को वो दिग्दर्शित करने के लिए उसने एक ग्रंथ लिया, व्याकरण खंडन। यानी व्याकरण के कंधे पे खड़े के व्याकरण के मार रहा है। यानी बुद्धि देखने लायक है कि हमारे यहाँ कितने लोग इतने बुद्धिमान थे कि व्याकरण की जरूरत क्या है, उसके ऊपर उन्होंने चिंतन किया है। वो पढ़ो आप, व्याकरण खंडन, ढूंढ निकालो कहां से क्या है। और इस सब के लिए मैं कायम बताता हूँ, मद्रास यूनिवर्सिटी के संस्कृत डिपार्टमेंट में न्यू कैटेलॉगस कैटलॉगरम नाम का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया। 39 वॉल्यूम हो गए। अल्फाबेटिकली सब संस्कृत प्राकृत बुद्धिस्ट ग्रंथों की अकारानुक्रम उन्होंने लिस्ट दी है, और हर एक ग्रंथ की पोथी कहाँ मिलती है, उसके ऊपर टीकाएं कितनी है, टीका के ऊपर टीका कितने हैं, ऊपर टीका, कॉमेंट्री ऑन कॉमेंट्री ऑन कॉमेंट्री, उसने किसने आर्टिकल लिखा है क्या, वो प्रकाशित है क्या,
इसने उसका उल्लेख किया है, सब डिटेल वहां दी है। वहां जाओ या ग्रंथ के नाम देखो कहाँ कहाँ मिलते हैं। So first step of for manuscript studies, I always say, go to the new catalogers catalogram to see कौन से मैन्युस्क्रिप्ट है, किसके 10 कॉपी है, कितनी 2 कॉपी, कितनी 4 कॉपी है। जब आपको उतना प्रिलिमिनरी नॉलेज आप लोगे, थोड़ी कुछ काम करोगे तो आपके सामने आ जाएगा ना। तो न्यू कैटलॉग इज वे मस्ट फॉर यू। कल मैंने बताया हमारे एस.डी. कृष्ण जी ने जिन रत्नों को निर्माण किया है। अगर जैन की मैन्युस्क्रिप्ट पर काम करना है तो आपको जिन रत्नों को उसको देखना ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने जिन रत्नों को हर एक ग्रंथ का नाम दिया है, लेखक का नाम दिया है, मगर दूसरा लेखक का जो दूसरा पार्ट था उनका वो प्रकाशित हुआ नहीं है। मगर न्यू कैटलॉग का फायदा ये है कि आप उस ग्रंथ की एंट्री टाइटल में भी देख सकते हैं और कवि के टाइटल, कवि के इसमें इंडेक्स में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो न्यू कैटलॉग में आपको कवि के बारे में माहिती मिलेगी। कवि जो कवि पंडित होगा, कवि पंडित के नाम देखो, उसका ग्रंथ का नाम होगा, ग्रंथ के नीचे नाम। ठीक है, तीसरा ग्रंथ अभी मैं बताऊं आपको। आप सब लोगों ने भट्टी काव्य नाम सुना है? भट्टी काव्य क्या है? भट्टी काव्य क्या है, कोई बता सकता है भट्टी काव्य क्या है? वैयाकरण कौन है यहाँ, बोलो। भट्टी काव्य का महत्व क्या है? कोई जवाब दे सकता है? हेलो, सुनाई दे रहा है मेरा? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। तो जवाब दो कोई ना कोई। भट्टी काव्य इतना प्रसिद्ध काव्य है, व्याकरण के सूत्रों का एक्सप्लेन करने वाला काव्य है, यानी उसकी व्याकरण की तैयारी होगी। देखो सर, व्याकरण की प्रक्रिया सिखाने का कोई किताब है भट्टी काव्य? क्या क्या व्याकरण की जो प्रक्रिया होता है उसको सिखाने का। ऐसा एक काव्य मैं अभी बताऊं, कौशल महाकाव्य है, 21 सर्ग में लिखा है। कवि पंडित नाम है माधव भट्ट। उसे भी वही किया कि व्याकरण के सूत्र पढ़ाने के लिए उसने काव्य की रचना की। और तीसरा काव्य है यदुवंश काव्य, ये भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है। मगर उसमें महत्व है कि श्री कृष्ण के चरित्र के आधार से संस्कृत व्याकरण पढ़ाने का उसने प्रयास किया है। कितने लोगों ने नाम सुने यदुवंश काव्य या कौशल महाकाव्य। और अपने यहाँ एक विलोम काव्य नाम का प्रकार मालूम है? विलोम काव्य क्या होता है? उसको गतागत काव्य भी कहते हैं, यानी एक सीधे जाओ तो एक अर्थ होता है, उल्टे आओ तो उसका शब्द का अर्थ अलग होता है। मैंने एक एडिट किया है किताब, आनंद काव्य नाम की काश्मीरी की किताब है, 92 में एडिट की है। वो ऐसा ही है, हर एक शब्द का वो नया नया अर्थ देता है, व्याकरण की दृष्टि से, निरुक्त की दृष्टि से। और कैसा एक शब्द अग्नि को कैसे लगता है, विष्णु को कैसे लगता है, यमो ये दिया है। मगर ये गतागत काव्य जो है, जिसको हम सोमदेव का बोलते हैं, रामकृष्ण विलोम काव्य, यानी सीधा पढ़ो तो राम का चरित्र आएगा, उल्टा पढ़ो तो कृष्ण का चरित्र आएगा। ऐसा एक काव्य अप्रकाशित है, अभी भी है। काव्य का नाम हर गौरी स्तोत्र। हर गौरी स्तोत्र ये विलोम काव्य। यानी आप सीधे पढ़ोगे राइट में तो हर के विशेषण है, और उल्टे पढ़ो तो वो गौरी के विशेषण है। कितनी बुद्धिमत्ता होगी। मगर इसमें एक प्रॉब्लम ये है, ये सब शब्द चित्रात्मक काव्य है, जिसको अधमक काव्य के इसमें समझते। इसमें काव्य कम है, बुद्धिमत्ता पेडेंट्री ज्यादा है। इसलिए अगर आपके साथ कोई टीका होगी तो ही आप ये काव्य समझ सकते हैं। इसलिए मैंने जब आनंद काव्य एडिट किया, मेरे आंख में पानी आ गया। सिर्फ 64 श्लोक है और उसे दम निकाला मेरा। हर श्लोक में मुझे डिक्शनरी देखनी पड़ी। छोटा काव्य है मगर इसकी प्रतिभा क्या होगी उस आदमी की। मगर आप वो अर्थ लगाते लगाते काव्य निकल जाता है, रसन निकल जाता है। रसन निष्पत्ति बहुत कम होती है। ठीक है, ये भी काव्य है। और पहले दिन मैंने बोला था, बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो हमारे हर रोज के काम में है, मगर हमने उनको महिलाओं के पास सौंप दिया। अभी हमारे यहाँ परंपरा ऐसी है कि कुक जो होता है वो पुरुष होता है। ठीक है, हमारे यहाँ संजीव कपूर, कितने लोग शेफ, कितने शेफ की संख्या आप पुरुषों में कितने, स्त्रियों में कितने देखो।
और सबसे पुराना हमारा ग्रंथ जो भोजन कुतूहल है, मैंने बताया था, भोजन कुतूहल है, रामचंद्र नाम का आदमी था, वो तंजावर में पंडित था, ये प्राइम मिनिस्टर था वेंको जी का, भोसले का। उसने भोजन कुतूहल 3 खंड में प्रकाशित किया, 3 खंड में लिखा, प्रकाशित। उसका पहला खंड प्रकाशित हुआ है, दूसरा और तीसरा अभी भी अप्रकाशित है। दूसरे खंड में नॉनवेज की भी क्या बोलते हैं हम, रेसिपी बताई है, यानी उस समय का जो ये ग्रंथ है, ये सब राजा के खाने के प्रकार कैसे होते उसके बारे में है। तो दूसरा और तीसरा पार्ट अभी प्रकाशित ही हुआ नहीं है, कोई महिला ने कोई नहीं लेना चाहिए। और इसके बहुत सारे हस्तलिखित मिलते हैं, तंजावर में मिलती है, पुणे में मिलती है, बड़ौदा में मिलती है, सातारा में मिलती है, महाराष्ट्र में सब जगह भोजन कुतूहल के वाई में मिलती है। आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, इकट्ठा करके काम करना पड़ेगा। इसलिए ये महत्व का ग्रंथ है कि भोजन कुतूहल हम जो खाते वैसा नहीं है। और दूसरा ग्रंथ सत्संगी जीवन नाम का ग्रंथ है, अभी किसी स्वामी नारायण पंत के स्वामी ने लिखा है, सत्संगी जीवन। उसमें क्या लिखा है, गुजरातनी અત્યારની વાનગીઓ શું છે, आजकल गुजरात जो खाते हैं ना, उसका सब वर्णन उसके ग्रंथ में लिखा है। ठीक है, तो सत्संगी जीवन आपको पढ़ना चाहिए। और ग्रंथ है, इंटरेस्टिंग है, छोटा सा है, जगन मोहन काव्य। अभी जगन मोहन काव्य क्या हो सकता है, आप अंदाज कर सकते हैं? जग को मोहने वाले के संबंधित काव्य। अभी जगन मोहन कृष्ण भी हो सकता है, जगन मोहन महिला भी हो सकती है, क्योंकि वे बर्रोटी कहता है ना, जिन्हों वामा लोगों ने इसको भी जीत लिया, ऐसे वामा लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा शतक तरी शुरुआत में है। तो ये जो जगन मोहन काव्य है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस। इसके बारे में है कि निर्तेरा अलग अलग जातियों के क्लास की जो महिलाएं हैं, अलग अलग प्रदेश में जो रहती है, अलग अलग जाति की अलग अलग प्रदेश में रहने वाली महिलाओं कौन से प्रकार का ड्रेस करती है और क्या काम करती है, उसका वर्णन उसमें है। यानी गुजराती लड़की कैसी पहनती है, मराठी कैसे पहनते हैं, साउथ इंडियन कैसे पहनते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखो, वेंकटाधरी का विश्व गुणादर्श चंपू है, उसमें प्लस एंड माइनस दोनों वर्णन किए ना, ये अच्छा है, ये अच्छा है, वहां जाके क्या अच्छा है, वहां जाके क्या अच्छा है, इसका वर्णन उसमें। वैसे जगन मोहन काव्य है कि अलग अलग प्रदेश में स्थित महिला कौन से प्रकार से ड्रेस पहनती है और काम करते वक्त क्या करती है। हमारे यहाँ एक वर्णन आता है, जो राजपूत रास्ते से निकलता है तो औरतें घर में बैठी है, वो क्या करती है, कोई खिड़की में आती है, दरवा पे की आदि वे नहीं गुड़ करती रही, अलता लगाती है, ये सब जो कार्य है ना, उसमें इसका महत्व ये है कि सोशियोलॉजिकल स्टडी है। जगन मोहन काव्य आप कर सकते हैं सोशियोलॉजिकल। उस समय सोसाइटी कैसी थी, उस समय के रंग कौन से थे, किस प्रकार का ड्रेस पहनती थी लड़कियां यानी वृद्ध महिला, सब महिला वर्ग, और उससे जगन का मोहन कैसा करते थे, कैसे लुभा लेती सब लोगों को। इसका महत्व वो जगन मोहन काव्य में है। देख लो कहाँ मिलता है, एडिट करो। सर इसका सोर्स कहाँ है, मतलब मिलेगा कहाँ? आप ढूंढ निकालो। तो मैं सब दे दूं, आप करोगे क्या? सब थाली में रसोई खाना खाओगे? एटलीस्ट एक झलक दिखा दीजिए। नहीं, न्यू कैटलॉग जाके देखो, इतनी तो मेहनत करो, सब रेडीमेड थोड़ी देने वाला हूँ मैं। कल भट्टी ने क्या बोला, सब तो रेडीमेड नहीं है, तो मुझे किराना है, अंदर डुबकी मारो तो रत्न मिलेगा ना। देखो, इंटरेस्ट करो, डूब लो। आपके पास आजू बाजू कोई संस्था हो, इसमें जाके मैन्युस्क्रिप्ट कैटलॉग देख लो, कैटलॉग की प्रस्तावना पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंट्रोडक्शन सब दिया होता है। और बहुत सारे मेरे पास ग्रंथ के नाम है, अपने पास टाइम नहीं है, 2:40 को मुझे बंद करने का आदेश है, तो मेरा व्याख्यान मैं यही पूरा करता हूँ। अभी आपको जो प्रश्न पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। हाँ, तो वी आर इन क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर किसी को पूछना है तो हाथ उठाइए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। 2 मिनट है आपके पास, मैं माइक ऑन कर देता हूँ। तो पहले हाथ उठाइए। वैष्णवी, हाँ, यू कैन गो विथ योर क्वेश्चन। 1 by 1। वैष्णवी,
Hello, sir. I have a question. I was looking at the theory of aesthetics in the Indian context. So you get books like Vishnu Dharmottara's Chitra Shastra as an example. Have you come across any other books of such nature? No, see, C. Shivram Murthy has written books on that. He has edited Chitra Sutra. Then Priyabala Shah, he has edited this Vishnu Dharmottar Purana. There is one thesis I read some years back on Vishnu Dharmottar Purana. I think Dr. Banerjee, N.R. Banerjee, R.N. Banerjee was the director of National Museum. So these are the basic books for that. You can go to that. Okay? Besides that, have you found any unpublished manuscripts on this subject? See, because I am not a student of Natya Shastra. You may ask my student Sandhya Purecha whether she knows it, because she is Natya Shastra. She has edited Natya Shastra Marathi translation. 2 parts are out. Give my name and to her. She will help you. Thank you. Thank you. She stays in Bombay. जी प्रणाम बोलो. प्रणाम जी प्रणाम सर मैं मनमोहन तिवारी सर बोलिए. मैं सर अभी जगनमोहन संहिता एक ग्रंथ है जगनमोहन ही नाम है लक्ष्मणाचार्य जी जगनमोहन संहिता पे मेरा रिसर्च है जगनमोहन का संपादन एवं समीक्षात्मक अध्ययन ये मेरा टॉपिक है और विचार है सर इनके ग्रंथकर्ता कौन है सर मेरे तो संहिता ग्रंथ है ज्योतिष का ग्रंथ है देखो आपको ज्योतिष के ग्रंथ देखना होगा. वो सेंसस है ना, वो नहीं है. डेविड फ्रिंके ने सेंसस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल मैगजीन लिखा है. उसमें उसका ये मिलेगा. नहीं तो एसएन सेन ने मैथमेटिक्स एंड ऐसा लिखा है ग्रंथ. एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स मैन्युस्क्रिप्ट्स इन इंडिया ऐसा कुछ ग्रंथ है. इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी दिल्ली ने प्रकाशित किया. उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी. वो सिर्फ ज्योतिष के लिए ही है. ठीक है. कैटलॉग देख लो. ओके सर. पूर्णिमा थापा आप हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नमस्ते सर. हेलो. हेलो. हाँ पूर्णिमा थापा. हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मुझे श्रीमद् भागवत गीता का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढना है तो मैं वो कैसे ढूंढूं? अभी एक देख लो. न्यू कैटलॉग और कैटलॉग्राम में मैन्युस्क्रिप्ट के कई बार डेट भी दी जा सकती है. उसमें मिला तो देख लो. तो सब आपको कैटलॉग देखने पड़ेंगे. जी सर. उसका लिंक भी ऑलरेडी शेयर किया गया है चैट बॉक्स में तो कोई सर एक और है जो आपने अभी बताया था कि व्याकरण पढ़ाने का काव्य जैसे वो भट्टी काव्यम है उसी से जुड़ा एक नाम बताते कि कंस महापद महाकाव्य कुछ वो नाम मुझे क्लियर नहीं है तो एक बार और बता दीजिएगा वो अच्छा होगा. कंस वध महाकाव्य. ओके थैंक यू सर. ओके हम लोग और 2 क्वेश्चन लेंगे. जय दोषी. नमस्ते सर. हाँ सर आपने मयन पराजय चरु के बारे में कहा प्राकृत में जो अपभ्रंश का ग्रंथ है तो उसके एक्चुअली मैं उसके ऊपर अभी काम कर रही हूँ तो उसका. हाँ सर. पुणे में काम कर रहे हो. कहाँ काम कर रहे हो? हाँ पुणे में काम कर रही हूँ मैं. तो मरकड़ी के पास है मेरी कॉपी. राजेश्वरी उसके पास है मेरी कॉपी. अच्छा आपके ट्रांसलेशन की कॉपी आपकी यूनिवर्सिटी में भी है. पुणे यूनिवर्सिटी में है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में है. अच्छा उसके बारे में ही मुझे पूछने का था. और सर आपका कुछ फोन नंबर मिल सकता है अगर तो मैं आपको तो लिख लो. हाँ सर. 9427 33 सॉरी सर 33 99 42. ओके सर मैं बात करूंगी सर आपसे इसके बारे में. हाँ सर. गुजराती जैन. हाँ गुजराती हूँ जैन છે. हाँ थैंक यू सर. कदाच में क्या सर आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है सर बोलिए. मैंने शायद आपको पुणे में देखा भी होगा.
सर अभी मैं ये कर रही हूँ, सोलापुर यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ, लेकिन मुझे राजश्री मोहाड़ीकर मैडम और के जैन सर मालूम है। हाँ, तो राजेश सिंह को क्या है, ट्रांसलेशन की कॉपी है। हाँ सर, मैं उनके साथ बात करती हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सेशन यहाँ पे हम सर खत्म करते हैं। अभी हमारे विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के अध्यापक ब्रह्मानंद मिश्रा जी को अनुरोध करता हूँ सर को धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर सिद्धार्थ वाकणकर सर पूर्व निदेशक प्राच्य विद्या मंदिर गुजरात वडोदरा से हमारे बीच जुड़े हैं। सर के इस कार्यशाला में आज तीसरा ये व्याख्यान था। पिछले 3 व्याख्यानों में सर ने पांडुलिपि के विषय में हमें अत्यंत ज्ञानवर्धक ओजस्वी अपना वक्तव्य प्रदान किया और इस उम्र में भी सर की जो पुरालिपि पांडुलिपि विज्ञान के प्रति श्रद्धा है, निष्ठा है, उसको हम सभी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज का सेशन भी आपका अत्यंत ही ज्ञानवर्धक था। मैं समझता हूं कि सभी हमारे प्रतिभागी उससे लाभान्वित हुए। एतदर्थ मैं शिक्षक कौशल विकास केंद्र की ओर से इस कार्यशाला के समस्त आयोजन मंडल की ओर से आपका हार्दिक आभार अभिव्यक्त करता हूं। आपके चरणों में सादर प्रणाम अर्पित करता हूं और आशा करते हैं कि आगे भी भविष्य में जब कभी हमें आपकी आवश्यकता महसूस होगी, आप हमें निश्चित ही समय प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर आपका।